आओ मेरे भाइयों स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। अभी तक जो हम बात करते थे वो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज के बारे में बात करते थे, ये सेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे है क्या? तो प्राइवेट सेक्टर मतलब ऐसा इकोनॉमी का पार्ट जो ओन करा जाता हो या कंट्रोल करा जाता हो या मैनेज करा जाता हो प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप के द्वारा। मतलब हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में ऐसी कोई भी संस्थाएं, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी प्राइवेट बंदे के द्वारा, मतलब किसी एक इंसान के द्वारा जिसकी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति टाइप चीज हो, वो उसके द्वारा होल्ड करी जाए, वो प्राइवेट सेक्टर है। और उस इंसान का उस बिजनेस में मेन मकसद हो प्रॉफिट को अर्न करने का, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस या विप्रो, ये कुछ एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर के। फीचर क्या है मेरे भाइयों कि प्राइवेट सेक्टर होता है कैसा है? ओनरशिप क्या होती है भैया? जो भी ओनरशिप होती है वो या तो किसी एक अकेले इंसान की या प्राइवेट कंपनी के, जैसे मान लो पार्टनरशिप है, तो है ना। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई ओन करने का कोई सिस्टम नहीं है, प्राइवेटली हमारे द्वारा ओन करे गए बिजनेस होते हैं। इसमें हमारा मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। कैपिटल इसमें हम कहाँ से लाते हैं? जायज बात है, प्राइवेट सोर्स से, गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे हम इसमें पैसा। तो फंड जो अरेंज करे जाते हैं ओनर मालिकों के द्वारा, वो उनकी पर्सनल सेविंग होती है, जैसे बैंक लोन हो गया ना, या फिर वो इशू करते हैं शेयर पब्लिक को, जो हमने लास्ट में पढ़ा कैसे प्राइवेट कंपनियां पब्लिक कंपनियां बनती है। तो ध्यान समझना, इस चीज को क्लियर करना है। एक वर्ड हो गया कंपनी और एक वर्ड हो गया सेक्टर। कंपनी दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और एक समझ लो पब्लिक कंपनी। सेक्टर भी दो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। बेटा ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। मान लो रामू, श्यामू, गंगा, इन दो तीन बंदों का एक कंपनी है, तीन चार बंदों का। पब्लिक कंपनी दो तीन जने हैं और उसके अलावा पब्लिक में आम जनताओं को शेयर इशू करे, जहाँ पे आम जनता इनके शेयर खरीद रही है, वो भी इस बिजनेस का मालिक है। कोई भी खरीद सकता है, कोई भी इस बिजनेस का मालिक है। दोनों प्राइवेट ही तो हुए बेटा। कंपनी की बात हो रही है यहाँ, सेक्टर की बात नहीं हो रही, ये कंपनी की बात हो रही है। एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब 10-12 लोगों ने मिलकर चलाई, पब्लिक कंपनी मतलब दो चार लोग तो हैं, उसके साथ साथ जो पैसा इकट्ठा किया वो आम जनताओं से शेयर या डिवेंचर के रूप में इकट्ठा किया। लेकिन बेटा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर मतलब आपकी इकोनॉमी में जो कंपनियां खुली हुई है वो किस टाइप की? एक है प्राइवेट सेक्टर, जहां सारे ऐसे लोग हैं जो सारे बिजनेस कर रहे हैं, या तो मिलकर दो तीन जने बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बेटा 10-12 लोग पब्लिक कंपनी के तौर पर बिजनेस कर रहे हैं। सबका मकसद तो क्या है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन बेटा ये जो पब्लिक सेक्टर है ना, ये गवर्नमेंट का सेक्टर होता है। यहाँ सरकार पैसा नहीं कमाना चाहती, यहाँ सरकार सर्विस देना चाहती है, वेलफेयर करना चाहती है। तो प्राइवेट वाली जो सेक्टर है उसमें पैसा कहाँ से लाते हैं? तो या तो खुद का पैसा लगा लो, या बैंक से लोन ले लो, या फिर शेयर इशू कर दो, जैसे पब्लिक कंपनियां करती है। मैनेजमेंट क्या होती है बेटा? मैनेजमेंट में ओनर खुद से संभालता है या कोई प्रोफेशनल हायर कर लेता है, कोई मैनेजर को हायर कर लेता है बिजनेस चलाने के लिए। रिस्क की बात करें, ओनर सारा रिस्क लेता है खुद से, सारे लॉस खुद उसके होते हैं ओनर के। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कहता है इसके अंदर जो डिसीजन है वो क्विक है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि ओनर के पास पूरा कंट्रोल है, खुद से अपनी पसंद से वो डिसीजन ले सकता है मेरे भाइयों। टाइप्स क्या? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। जो पार्टनरशिप होती है वो भी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। और प्राइवेट कंपनी अलग चीज है, वो दोनों ही इसका पार्ट है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के टाइप्स की बात कर रहा है, तो कोई जायज बात है, अलग अलग तरीके से ओन करते हैं, अलग लोग कंट्रोल करते हैं, अलग लोग मैनेज करते हैं। तो इस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे पार्ट्स में बटा होता था। जैसे सबसे पहला पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब इसके अंदर बिजनेस अकेला बंदा सारा संभालता था, सिंगल ओनरशिप थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, पूरा कंट्रोल था, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, मालिक और बिजनेस एक होता था, है ना। पार्टनरशिप की बात करें बेटा, मतलब बिजनेस ओन और मैनेज करा जाता है, दो या दो से ज्यादा जन मिलकर प्रॉफिट और शेयर बांटते हैं, ठीक है ना। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। पार्टनरशिप डीड इसके अंदर बनती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब मिलकर काम करते हैं। फिर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पढ़ा था। यहाँ ओनरशिप सारे मेंबरों की होती है, लेकिन कंट्रोल इसको करता करता है, ठीक है ना। और लायबिलिटी करता की अनलिमिटेड होती है, बाकी की लिमिटेड होती है। मेंबरशिप पैदा होते ही मिल जाती है आपको। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी आती थी बेटा। जॉइंट स्टॉक में आपने पब्लिक कंपनी पढ़ी थी और प्राइवेट कंपनी पढ़ी थी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों किसके अंदर आ रही है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रही है, ये ध्यान रखना। आर्टिफिशियल पर्सन था, हम सेपरेट लीगल एंटिटी थी, परपेचुअल। बेटा थोड़ा सा समझा देता हूँ, परपेचुअल सक्सेशन या अनलिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन और लिमिटेड, बेटा दो चीज समझनी है।
एक तो कॉमन सील एक वर्ड आ जाता है और एक परपेचुअल सक्सेशन आता है। कॉमन सील मतलब जैसे आप हो, आप ओनर हो, आप आके साइन कर दोगे, कंपनी थोड़ी ना है, कंपनी थप्पा लगाती है, सील होती है उसकी, है ना, स्टैम्प। और परपेचुअल सक्सेशन मतलब मालिक मरा तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, कंपनी है ना, ये कोई नया ओनर बन जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। और ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलता है। ओनरशिप कैसे आती है, जो भी शेयर होल्डर है उनके पास आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे मैनेज करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक और बिजनेस अलग है, और परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब बिजनेस खत्म भी हो जाए तो। बाकी बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपन ने पढ़ लिया था, लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने आते हैं ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के अकॉर्डिंग एक्ट चलता है बेटा, इसमें एक मेंबर को एक वोट मिलता है, सर्विस दी जाती है प्रॉफिट कमाने से। मेन मकसद क्या होता था उनका, एक दूसरे का भला करना। तो रोल क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का इकोनॉमी के अंदर, मतलब जो हमारा इकोनॉमी है ना उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर कर क्या रहे हैं। तो भैया जायज बात है, जब कोई प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी या कुछ भी होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना, गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग कैपिटल फॉर्मेशन पूंजियां लाएंगे, ठीक है ना, कंपटीशन भी बढ़ेगा मेरे भाइयों, और इनोवेशन आएंगे। जब आपकी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे, कब करेंगे काम, जब कोई कंपनियां खोलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जायज आता है प्रोडक्शन होगी ज्यादा से ज्यादा, या फिर कैपिटल आएगी क्योंकि मार्केट में पैसा लगेगा, लोग लाएंगे, और कंपटीशन भी बढ़ेगा, फिर और कंपटीशन बढ़ेगा फिर तो नई नई चीजें बनेगी, इनोवेशन होंगी, ठीक है ना। बाकी कुछ नुकसान भी है इसके, क्योंकि ये सभी लोग क्या सोचते हैं, प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना, और कभी कभी ये मोनोपोली बना लेते हैं और एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। मतलब ये मोनोपोली मतलब बेटा सिर्फ एक ही दुकान पूरी मार्केट में, तो वो फिर लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन करेगी, समझ रहे, जितना मर्जी प्राइस हाई कर दिया। तो प्राइवेट में ये प्रॉब्लम होता है कि वो मोनोपोली ना बन जाए, वैसे तो बहुत कमी होती है। बाकी बैकवर्ड एरियाज में ये लोग भागते नहीं है, ये ज्यादातर शहरी इलाकों में भागते हैं, है ना, ताकि प्रॉफिट ज्यादा कमा सके, है ना, गांव के इलाकों में नहीं भागते ये। बाकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब अमीर इससे और अमीर होता है और गरीब और गरीब। पब्लिक सेक्टर क्या है मेरे भाइयों, तो पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें इकोनॉमी का ऐसा सेक्टर है हमारा जो ओन मैनेज और कंट्रोल किया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी। इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस देना होता है, प्रमोट करना है सोसाइटी में भला, सोशल वेलफेयर, और एक इकोनॉमिक ग्रोथ आए, इकोनॉमी हमारे देश की ग्रो करे, बैलेंस हो, सब चीज उस पर फोकस होता है मेरे भाई। मकसद क्या है पब्लिक सेक्टर का, वो जायज बात है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर मतलब बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब चीज प्रोवाइड कराना। कॉन्सेंट्रेशन करना वेल्थ में, मतलब इन इक्वालिटी जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट सेक्टर से अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब होता है, तो वो जो इन इक्वालिटी है उसको कम करना मेरे भाइयों। दूसरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ये तो जायज बात है, इनका भी ये देश का कारण ही होता है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब हर इलाकों में डेवलपमेंट आए, ये काम होता है, यानी कि जो जो फोकस उसके नहीं थे लगभग थोड़े बहुत फोकस इसके हैं। बाकी मोनोपोलीज को कंट्रोल करना कि ऐसा ना हो कहीं पे कि कंट्रोल मतलब मोनोपोलीज आ जाए मार्केट में, इस चीज का भी ध्यान रखना मेरे भाइयों। इसके भी टाइप्स है, क्योंकि ये चीज नहीं है हमारे लिए, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि जो पब्लिक सेक्टर है वो दो तीन टाइप के होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो तीन टाइप की, सबसे पहला टाइप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, जो हमें पढ़ना है सबसे पहला। पहला डिपार्टमेंट जिसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है, ये सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल तरीका है पब्लिक सेक्टर को चलाने का, सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका। इस तरीके में बिजनेस की यूनिट को ओन, फाइनेंस और मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है डायरेक्टली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा। मतलब इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन करेगी, पैसा भी इसमें लगाएगी, मैनेज भी इसे करेगी, कंट्रोल भी डायरेक्ट करेगी, जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि कोई भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उस तरीके से। डायरेक्ट कंट्रोल इसका एक मिनिस्टर के अंदर आएगा, जो भी मिनिस्ट्री होगी, जैसे रेलवेज तो रेलवे मिनिस्टर होगा और रेलवे मिनिस्ट्री होगी, इस तरीके से। फीचर क्या है मेरे भाइयों, ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल, और पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट में लिखा हुआ आता है कितना मिलेगा। मैनेजमेंट गवर्नमेंट के ऑफिशियल या सिविल सर्वेंट जो सरकारी नौकरी करते हैं वो इसको संभालते हैं, ठीक है ना। बाकी इसका डिपार्टमेंट का इसका अकाउंटेबल कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, अगर इसमें कुछ नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका मिनिस्टर, कि भैया इसने कुछ काम नहीं करा। फाइनेंसिंग, जितने भी फंड हैं वो सब गवर्नमेंट के बजट से आते हैं, ठीक है ना, और प्रॉफिट अगर होते हैं तो वो गवर्नमेंट के ट्रेजरीज में जमा कर दिए जाते हैं, अगर प्रॉफिट हो गया तो, क्योंकि मेन मकसद क्या है, सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट नहीं। कंट्रोल किसके पास है इसका, इसको वो मिनिस्ट्री संभालती है, अगर रेलवे है तो रेलवे मिनिस्ट्री संभालेगी,
है ना, वो पर्टिकुलर, और वही इसका जिम्मेदार क्या है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मतलब जैसे जिम्मेदार तो है, अकाउंटेबिलिटी तो है, जिम्मेदारी तो है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो इसकी जिम्मेदारी का ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव, सरकार में पार्लियामेंट्री होती है ना, वो ध्यान रखेगी। लीगल स्टेटस क्या है इसका, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ये। क्यों, मालिक और बिजनेस अलग होता है, वो नहीं है भैया, जिम्मेदार है यहाँ पे मिनिस्टर, है ना। तो वो ऐसा नहीं है भैया, सरकार के अलावा ना गवर्नमेंट सारी लायबिलिटी झेलती है, इसके कोई नुकसान होता है। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो होता है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। इसके फायदे क्या है, इसको बनाना आसान है, क्यों, क्योंकि सरकार का पार्ट है तो कोई अलग से कानून नहीं चाहिए बनाने का, ठीक है ना। डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, यानी कि जनताओं का भला होगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी, मतलब इस पे जो अकाउंटेबिलिटी है वो पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव संभालेगी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, मतलब इसमें कौन फंड कर रहा है, पूरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू, मतलब पूरा सरकार अपना फाइनेंस, मतलब इसमें पैसा लगा रही है ताकि कोई रिस्क ना हो इसमें फाइनेंस का कोलैप्स होने का। अगला बेस्ट है ये डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए, पोस्टल सर्विस के लिए, या नेशनल सिक्योरिटी की जब बात हो। सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके लिए सुटेबल है, तो भैया जब कोई नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हो, जैसे डिफेंस की बात कर रहे हो, कोई जहाज, प्लेन, इन सब की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर मेरे भाइयों आपकी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने अंडर रखना चाहिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। बाकी जब लार्ज पब्लिक यूटिलिटीज हो, मतलब जिसमें ज्यादा आबादी इन्वॉल्व हो, तो उसमें ज्यादातर सर्विस देनी पड़ेगी, रेलवे और पोस्ट ध्यान देगी। जहां पर सीक्रेट रखना इंपॉर्टेंट हो, सीक्रेसी इंपॉर्टेंट हो। यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो मतलब क्या, यूटिलिटी का मतलब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है मेरे भाइयों, वो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जो मैनेज, ओन करे जाते हैं, कंट्रोल करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस या इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी का मतलब इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है, मतलब एक तरीके से फायदा है कि इस पे इफेक्टिव कंट्रोल होता है सरकार का, सरकार इस पे क्लोजली सुपरवाइज करती है इनकी एक्टिविटी को, और स्ट्रिक्ट लॉ लगाती है कहीं कुछ कोई खराब चीज ना हो जाए या रिसोर्स का मिसयूज ना हो। पब्लिक वेलफेयर, जनताओं का भला करना मकसद होता है। रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, मतलब जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो जनरली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में। नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कुछ सेक्टर है जैसे कि डिफेंस, प्रोडक्शन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसको प्राइवेट ओनरशिप नहीं दे सकते, तो इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, ठीक है ना। बाकी ये रिलायबल है और स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्विस देती है, ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। इंडियन रेलवे सेफ्टी का ध्यान देती है और सस्ते दाम में रीजनेबल फेयर देती है लोगों को, है ना। बाकी एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देती है सरकार। ये क्या प्रोवाइड करते हैं मेरे भाइयों, ये जॉब प्रोवाइड करते हैं, फिक्स सैलरी, पेंशन, अदर बेनिफिट्स देते हैं इसमें, है ना, जो भी इनके काम कर रहे हो, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए। बाकी ये मोनोपोली ना हो मार्केट में कहीं पे भी, उस पर कंट्रोल करती है, या खुद से मोनोपोली ना करे, इसलिए स्पेयर प्राइस सबको प्रोवाइड करती है। इंडियन रेलवे, इंडिया पोस्ट और डीआरडीओ, ठीक है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। के बाद मेरे भाइयों जो अपना नेक्स्ट है ना, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, ये भी एक पब्लिक एंटरप्राइजेज है जो इस्टेब्लिश करी गई है एक स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब या तो कोई स्टेट लेजिस्लेचर जैसे हमारे यहाँ पे जिसे हम विधानसभा कहते हैं, जिसमें एक राज्य की सरकार बैठती है और वो आपस में कानून पास करती है, या फिर मेरे भाइयों पार्लियामेंट जब देश का कानून पास होता है, वहां पर कानून पास करके एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक स्पेशल बिजनेस बनाना। इसमें क्या होता है, एक जो एक्ट लाया गया होता है, कानून लाया गया होता है, उसमें उसकी पावर, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पावर, उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल, और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, वो सभी जानकारियां लिखी होती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी कहलाती है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम करती है सरकार के गवर्नमेंट कंट्रोल्स या रूटीन कंट्रोल से, मतलब है तो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन, पर ये सरकार के गवर्नमेंट के रूटीन कंट्रोल से इंडिपेंडेंटली आजाद है, ये उसके डिसीजंस पे डिपेंड नहीं करती ज्यादा, लेकिन फिर भी ये जवाबदेही होती है पार्लियामेंट को। ये कानून के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, जैसे एक कानून बनाया स्पेशल एक्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC एक्ट 1956। तो LIC आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस होता है, आप उसमें देखते हो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब प्राइवेट ही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो सरकार की है LIC, लेकिन वो किस कानून के तहत चल रही है, LIC
है ना। LIC एक्ट 1956 एक स्पेशल कानून पास करा और एक सरकार की संस्था बनाई गई LIC। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये स्यू कर सकती है और स्यूड हो सकती है अपने खुद के नाम पे, ओन प्रॉपर्टी कर सकती है अपनी और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। जो भी ये कॉरपोरेशन है मेरे भाइयों, ये सेपरेट लीगल है, मालिक बिजनेस अलग है। इसका मतलब ये खुद किसी पे केस कर सकती है या इस पे भी केस हो सकता है इसके खुद के नाम पे अलग से, और इसकी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है ये, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। अगला ऑटोनोमस मैनेजमेंट है, मतलब इसे मैनेज करा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सरकार चुनती है, लेकिन इसकी डे टू डे ऑपरेशन जो होती है ना वो सरकार के इंटरफेरेंस से फ्री है। मतलब इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेड मुखिया वो कौन चुन रहा है? सरकार। लेकिन इसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगला कैपिटल प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इसमें पैसा कौन डालता है इन संस्थाओं में? तो शुरुआत में जो पैसा है वो फुल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बाद में जाके ये संस्था अपना खुद का रेवेन्यू कमा सकती है, ठीक है ना। बाकी सर्विस मोटिव है और बिजनेस प्रिंसिपल है, मतलब ये जो संस्थाएं काम करती हैं उनका मकसद तो देश का भला करना ही है, लेकिन कुछ कमर्शियल प्रैक्टिसेस भी कर सकती हैं, कुछ प्रॉफिट कमा भी सकती हैं, या कुछ ऐसा काम कर सकती है जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, जब भी मैं बात करूं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो मेरे भाइयों एयर इंडिया कॉर्पोरेशन या फिर LIC याद कर लेना, ठीक है। या तीसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC। फायदे क्या है मेरे भाइयों? ऑटोनॉमी है, मतलब मेरे भाइयों यहाँ थोड़ी आजादी है आपको, पॉलिटिकली सरकार इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करती, ठीक है। डिसीजन क्विक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रूटीन्स इसमें मैटर करते हैं, रोजाना कोई छोटे मोटे डिसीजन लेने। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब आम जनताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे भाइयों इसकी जो रिपोर्ट्स हैं या ऑडिट्स है ना वो पार्लियामेंट में दी जाती है, तो ये पार्लियामेंट को जिम्मेदार है ना, कुछ गलत ना करें। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कहता है आप इसमें बिजनेस को अडेप्ट कर सकते हो अगर आपको कोई जल्दी चाहिए एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मतलब अगर आपको कोई मिनिस्ट्री संभालनी हो वो सब संभालने से तो बढ़िया ये आप जल्दी बिजनेस को अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, आसान है। नुकसान क्या है मेरे भाइयों इसके? नुकसान ये है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरफेयर करती है अपॉइंटमेंट और पॉलिसीज में, मतलब सरकार के थोड़े बहुत तो भाई देखो बनाई सरकार रही है, थोड़े बहुत इंटरफेरेंसेज हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब एक गवर्नमेंट की बॉडी है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक तरीके से, तो मेरे भाइयों इसके अंदर कोई इंसान प्रॉफिट तो कमाने के लिए सोचेगा नहीं ज्यादा, तो जब प्रॉफिट कमाने के लिए सोचेगा नहीं तो उसका मकसद ज्यादा इसके अंदर खुद आगे से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, आगे से कुछ काम नहीं करेगा बढ़ के कि चलो मैं इस संस्था के लिए काम करता हूँ, क्यों? प्रॉफिट तो मकसद ही नहीं है ना कमाना। इसके रूल्स रिजिड है, मतलब कभी कभी फ्लेक्सिबल होता है डिपार्टमेंट से, लेकिन फिर भी इसके जो कानून है ना वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। मिसयूज होता है ऑटोनॉमी का, मतलब कभी कभी बिना स्ट्रिक्ट मॉनिटर करे यहाँ पर करप्शन होने का या इनएफिशिएंसी होने का चांसेस होता है। तब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को यूज करा जाए, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चल रहा है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कब इस्तेमाल करें? कहता है जब सर्विस या प्रोडक्ट वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस हो, मतलब ऐसी सर्विस देनी हो जो देश के लिए जरूरी हो, या ऐसा प्रोडक्ट देना हो जो देश के लिए, जैसे LIC। और जब इसकी एक्टिविटी की गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो लेकिन बिजनेस एफिशिएंसी हो, मतलब जब एक्टिविटी को गवर्नमेंट के कंट्रोल की जरूरत कम हो, मतलब ये जो काम होएगा ना LIC या जो भी है इसमें सरकार का एक्टिविटी कम हो, गवर्नमेंट की एक्टिविटी कम हो और बिजनेस की एफिशिएंसी ज्यादा हो, मतलब सरकार हो तो सरकार का ही, लेकिन सरकार का इंटरवीन या रोल जो है ना वो थोड़ा सा कम हो, सरकार कम एक्टिविटी करे इसके अंदर और बिजनेस के माइंडसेट से ज्यादा एफिशिएंट हो। बाकी इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन की, जो हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ रहे हैं? देखो जायज बात है, पब्लिक का वेलफेयर होगा, जगत का भला होगा, और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, मतलब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलती है डे टू डे ऑपरेशन करने के, लेकिन एक कानून बनाना हो या कोई चेंजेस लाने हो तो वो तो फिर सरकार ही इसमें इंटरवीन करेगी। बाकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होती है ना वो कम होती है, जिससे वो अलाउ करती है क्विक और बिजनेस के डिसीजंस को, ठीक है ना। बाकी मेरे भाइयों तीसरा पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर में आता है हमारी गवर्नमेंट कंपनी, जो हमारी तीसरी होती है सेक्टर। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर चला रही हो, और वहां पर कम से कम 50 से 51% पेड अप शेयर कैपिटल हो,
सरकार की। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंडर लिखी जाती है और ये प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करती है, ठीक है ना। बट जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर मेजोरिटी ओनर होती है, लेकिन गवर्नमेंट ही इसमें ओनर है। काम पूरे प्राइवेट तरीके से करेगी, मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, लेकिन गवर्नमेंट होल्ड करेगी, बस इतना फर्क है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, या ओएनजीसी जो हमने ऊपर पढ़ाई। उसके बाद फीचर्स क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब मालिक और बिजनेस अलग है, अपने नाम पे ये स्यू कर सकती है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे अपने नाम से बिजनेस आ सकता है। ओनरशिप कम से कम 51% गवर्नमेंट के पास हो, क्या उससे ज्यादा हो सकते हैं, हाँ, उससे कम होंगे तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी, फिर ये प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। बाकी बचे हुए शेयर जो है ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होल्ड कर सकते हैं अगर उन्हें अलाउ कर रखा है तो। बाकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसको कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उसको कौन अपॉइंट करेगा, अब जायज बात है जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वही तो अपॉइंट करेगा। अगर प्राइवेट कंपनी के पास ज्यादा शेयर होते वो अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। बाकी ये इंडिपेंडेंटली होती है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी इसके अंदर फॉलो की जाती है। फॉर्मेशन क्या है, कंपनी एक्ट है ना, जैसे प्राइवेट कंपनी बनाई जाती है इसके लिए भी एमओए और एओए चाहिए, भले सरकार की कंपनियों पर एमओए एओए, क्योंकि कंपनी की तरह काम करेगी ना। इसका मकसद प्रॉफिट कमाना भी और देश का भला भी है, ठीक है ना। बिजनेस की लाइन में प्रॉफिट कमाना और साथ साथ भला तो करना है। परपेचुअल सक्सेशन है, बिल्कुल बिजनेस में कोई मर गया मालिक वाले, उससे क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट बदल गई, अगर सरकार बदल गई तो जो नई सरकार आएगी वो अपने आप ही उसकी मालिक हो जाएगी, समझ रहे हो। फंडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है शुरुआत में कैपिटल, और वो मार्केट से आप बोरो कर सकते हो, रिटेन अर्निंग से भी लगा सकते हो। रिटेन अर्निंग समझते हो, कभी कभी बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसी को यूज कर लेती है, फिर से रिटेन अर्निंग कहलाता है। फायदे क्या है मेरे भाइयों गवर्नमेंट कंपनी का, फायदा क्या है, एक तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम है, डिसीजन ज्यादा जल्द निकलेंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉपर ये गवर्नमेंट कंपनी की तरह नहीं डिसीजन लेगी, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थी, ये थोड़ी आजाद है, इसका थोड़ा मकसद प्रॉफिट कमाने जैसा है। मैनेजमेंट मेरे भाइयों इसके अंदर प्रोफेशनल हायर करेंगे, ठीक है ना, प्रोफेशनल और बढ़िया मैनेजमेंट होगी इसके अंदर। लायबिलिटी इसके अंदर लिमिटेड है, मतलब सरकार लिमिटेड है, जितना उसने पैसा डाला है उतना ही नुकसान झेलेगी सरकार। कंबाइन करती है पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, बेनिफिट्स को, मतलब इसके अंदर आप अपना भी भला देखते हो और देश का भला भी देखते हो, दोनों भले पे ध्यान देते हो। नुकसान क्या है मेरे भाइयों, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो किसकी, सरकार की ही कंपनी है ना, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहता ही है। दूसरा इसमें रिस्क रहता है मिसमैनेजमेंट का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर करप्शन और इनएफिशिएंसी का चांसेस हो सकता है। डिसीजन थोड़े लेट निकलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो फिर भी है ना इसके अंदर, जल्दी थोड़ा ना ले लेगी। फायदे क्या है इसके मेरे भाइयों, एक तो क्या होता है ना, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है ना, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, मतलब एक तरीके से फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा इस्टेब्लिश की जाती है, ये फायदा देता है। बाकी रीजनल डेवलपमेंट आती है, मतलब कंपनियां ज्यादातर कहाँ खुलेगी, हर इलाकों में, क्योंकि एक प्राइवेट बंदा कंपनी वहीं खोलना चाहेगा जहां देश या शहर ऑलरेडी डेवलप्ड हो, वो गांव में थोड़ी ना अपनी जाके कंपनियां खोलेगा। लेकिन अगर ये सरकार की कंपनी है तो ये तो फिर हर इलाकों में खोलना चाहेगी, ठीक है ना। बाकी रेवेन्यू जनरेशन, मतलब इसमें मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, लेकिन उससे गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, रेवेन्यू जो भी होता है वो गवर्नमेंट का फंडिंग होता है। बाकी इंप्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें जॉब्स हजारों लोगों को मिलती है, कोई प्राइवेट बंदा भी यहाँ पे आके काम कर सकता है, ये नहीं गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। सर्विस देना पब्लिक को, ये इनका मेन मकसद भी होता है प्रॉफिट कमाने के साथ साथ। अगर हम बात करें डिफरेंस इसकी, तो मेरे भाइयों सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मतलब का, तीनों के मतलब क्या है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मेरे भाइयों, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मतलब अपने अंडर किसी चीज को लेना, डिपार्टमेंट सरकार का डिपार्टमेंट, तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था वो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो मेरे भाइयों एक स्पेशल कानून बनाया जाता है फिर पास किया जाता है। और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है कंपनी एक्ट में, जहां पे कम से कम 51% की जो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है वो उनको मिलती है। लीगल स्टेटस की बात करें तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था उसमें सरकार और बिजनेस दोनों ही अलग नहीं थे, एक ही था, देखो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सरकार और कंपनी अलग है, मतलब मालिक और बिजनेस अलग है, और गवर्नमेंट कंपनी में भी। ओनरशिप की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पूरा का पूरा कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी फुल्ली गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में
51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, उसके बाद क्या प्राइवेट का हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो उन्हें। मैनेजमेंट की बात करें तो इसको पूरा मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, जैसे रेलवेज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज संभालेगी, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा या कुछ और लोग संभालेंगे। बाकी इसमें इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा, सरकार भी थोड़ा बहुत काम कर सकती है, जिसके पास ज्यादा शेयर होगा वो इसको ज्यादातर मैनेज करेंगे। कंट्रोल किसका है? इस पर डायरेक्ट सरकार का कंट्रोल है। इसमें कुछ कुछ हिस्से सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ कुछ जो है थोड़े बहुत, मेजरली तो बेटा है, कुछ तो ऑटोनॉमी कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी ये किसको जिम्मेदार है? पार्लियामेंट को, है ना, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया तो उसको जवाबदेही है। बाकी ये प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करती है एक तरीके से, लेकिन कंट्रोल इसमें सरकार का रहता है। फॉर्मेशन, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, इसके लिए एक स्पेशल कानून बनाया जाता है, और ये तो कंपनियां 2013 के अकॉर्डिंग चलती है। फंडिंग, पैसा कौन डालता है? सरकार बजट बनाती है, उसमें फिर पैसा डालती है। इसमें शुरू में सरकार पैसा डालती है, और फिर बाद में जाके रेवेन्यू से अपना ये पैसा कमा के अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में सरकार पैसा डालती है, लेकिन मार्केट से भी पैसा ले सकते हैं। मकसद क्या है? प्रॉफिट मकसद किसका होता है? तो देखो मेनली तो सर्विस देंगी, बाद में प्रॉफिट है। इसमें भी सर्विस है मेन मकसद, बाद में प्रॉफिट है। इसमें भी सर्विस ही है, और मतलब इसमें प्रॉफिट और सर्विस दोनों बराबर है, ऐसा समझ। डिसीजन, इसमें स्लो डिसीजन निकलता है, ब्यूरोक्रेटिक होता है, बहुत सोच विचार करके, है ना। इसमें डिसीजन मॉडरेट है, मतलब इतना भी ज्यादा तेज नहीं, इतना भी ज्यादा धीमा नहीं। इसमें डिसीजन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक ठाक टाइम पे आ जाते हैं। एग्जांपल इंडियन रेलवे, इंडिया पोस्ट, LIC, FCI, और इसमें भेल, सेल और ONGC। फायदे क्या है मेरे भाइयों? इसमें क्या होता है ना, अकाउंटेबल और सुटेबल, ये उसके लिए जहाँ सरकार को अपना पूरा जिम्मेदारी खुद से लेनी है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी है चिन्नी मिन्नी पब्लिक की, बाकी तो ठीक है। बाकी इसमें मेरे भाइयों अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? जो भी मैनेजमेंट संभाल रहा है, या फिर जिसके पास लिमिटेड लायबिलिटी थोड़ी बहुत, उसके पास उतनी जाए। नुकसान क्या है? इसमें सरकार ज्यादा इन्वॉल्व होती है, इसमें भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होती है, और इसमें भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व तो होती है। अच्छा देखो, अब अपना जो छोटा सा टॉपिक है कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में क्या फर्क। पब्लिक अपने को पता है सरकार चला रही, प्राइवेट अपने को पता है कोई भी चला सकता है हम में से, प्राइवेट इंडिविजुअल। ओनरशिप की अगर हम बात करें तो आपको पता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं पब्लिक को, और प्राइवेट में तो आपको पता है इंडिविजुअल्स, कंपनीज के ग्रुप्स, ऑफिशियल्स सब चलाते हैं। मेन मकसद क्या है? जगत का भला करना। इसमें मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। कैपिटल कौन लगाता है? सरकार लगाएगी, बजट बनाएगी, इसमें आप अपनी खुद की सेविंग, लोन, ये सब ला के लगाओ पैसा। मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट सरकार के लोग करते हैं, है ना। और इसमें मैनेजमेंट कौन करता है? इसमें मैनेजमेंट मेरे भाइयों आप लोग प्रोफेशनल मैनेजर करते हो, या कोई जो भी बंदा आप अलग से अपॉइंट कर रहे हो वो करेगा। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन इसमें थोड़े स्लो होते हैं, और सरकार प्रॉपर प्रोसीजर बना के स्टेप्स फॉलो करके फिर होता है, ठीक है ना। इसमें डिसीजन क्विक है और फ्लेक्सिबल है, जल्दी निकल जाते हैं डिसीजन, एज कम्पेयर टू ये अगर आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप पढ़ते थे, तब आप पढ़ते थे कि प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा निकलते हैं जल्दी, है ना। बाकी इसमें डिसीजन फिर भी सरकार के कंपैरिजन में बढ़िया ही निकलते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, बढ़िया नहीं जल्दी। लीगल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये भैया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर लीगल फॉर्म में हम बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारी है। प्रॉफिट मकसद इसमें सेकेंडरी है, और इसमें प्रॉफिट मकसद पहला है। बाकी रिस्क की हम बात करें तो रिस्क सरकार बोन करती है, और इसमें रिस्क ओनर या शेयर होल्डर बोन करते हैं। कौन झेलता है मतलब, है ना। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, भेल, LIC, सेल, ये सब, और रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब। इसके बाद मेरे भाइयों अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज जॉइंट सेक्टर। आप पढ़े थे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जॉइंट सेक्टर है। तो एक ऐसा सेक्टर जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके अंदर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ओनरशिप को मिलके चला रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलके जो है कंबाइन कर रहे हैं अपने रिसोर्स को, स्किल्स को, और एक्सपर्टाइज कर रहे हैं। मारुति सुजुकी शुरुआत में पहले जॉइंट वेंचर थी सरकार और इंडिया के और जापान के बीच में, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, शुरुआत में ये क्या थी? जॉइंट वेंचर थी, इंडिया की गवर्नमेंट और सुजुकी जापान की एक प्राइवेट कंपनी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार की, हमारी इंडियन सरकार है, मिलके दोनों ने क्या बनाया था? मारुति सुजुकी। तो जॉइंट सेक्टर का काम है। इसमें क्या ओनरशिप जॉइंट होती है, सरकार और प्राइवेट लोग मिलके पैसा डाल रहे हैं। मैनेजमेंट कौन है? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टरों ने मिलके एक गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया होगा, वो यहाँ पे मैनेज करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसके अंदर शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग किसने कितना पैसा मिलाया उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस झेलेंगे।
सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? तो हाँ, रजिस्टर होता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या इसके अंदर दोनों की जो कंबाइन करता है ये स्ट्रेंथ दोनों सेक्टर की। अब सुजुकी जो जापान की है वो भी स्ट्रांग है, इन गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ अच्छा खासा मॉडल बनाना है, तो दोनों की स्ट्रेंथ जुड़ गई और मिल के आ रहे हैं। फायदे क्या है? बैलेंस्ड अप्रोच होती है, मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों मिलके आए तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, मतलब प्रोफेशनल प्राइवेट मैनेजमेंट है जो इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी, ठीक है ना। पैसा कौन डाल रहा है? पैसा दोनों सेक्टर डालते हैं, ठीक है ना। और इनोवेशन टेक्नोलॉजी तो भैया प्राइवेट पार्टनर जो है ना वो मॉडर्न टेक्निक लाते हैं, सरकार नहीं, प्राइवेट पार्टनर। बाकी पब्लिक वेलफेयर और साथ साथ प्रॉफिट दोनों ही इसमें मकसद होता है। नुकसान क्या है? इसमें इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। सरकार का जो मकसद हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी का वो मकसद ना हो, तो दोनों में कंफ्लिक्ट हो गए। दूसरा, डिसीजन स्लो आता है ना, ज्वाइंट है, दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, पॉलिटिकल मतलब सरकार पॉलिटिकली बहुत घुसती है इसके अंदर। एग्जांपल क्या है? मारुति सुजुकी। बाकी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है, और ऑयल एंड नेचुरल गैस वेंचर्स विद प्राइवेट पार्टनर्स,